Namaskar, Gaurav ji. It's very beautiful to have you here. क्या आपकी तारीफ की जा सकती है एक माउंटेनियर एंड सो मैनी थिंग्स। आज हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जिससे हम थोड़े से कम वाकिफ हैं। मैं क्या, बहुत सारे मेरे ऑडियंस भी बहुत कम जानते हैं जिस फील्ड के बारे में। आप उस फील्ड के महारथी हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टॉक। नमस्कार नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार। तो हम मिले थे जेके में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन थी और तभी मैंने आपसे मिले और आपके बारे में पता चला कि आपने एवरेस्ट क्लाइम किया है। थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा लग रहा था कि भी एवरेस्ट चढ़ने वाला तो कुछ खास किस्म का आदमी होना चाहिए। आप इतनी सहजता से मिले मुझे वहाँ पर। कैलाश मानसरोवर के बारे में पता चला और बाद में मैं आपके साथ कैलाश मानसरोवर गई भी। जी So that is how we know each other. But what people don't know कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आपको अस्थमा है, उसके बावजूद आपने जो लोग मानते हैं कि पहाड़ों में तो ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाती है और आपने ऐसी स्थिति में माउंट एवरेस्ट पर फ़तेह हासिल की है। सो हम पूरा किस्सा सुनना चाहते हैं। कैसे आपका ध्यान जो है माउंटेनियरिंग की तरफ गया? कैसे आपका रुझान एवरेस्ट की तरफ गया? वी वांट टू लिसन द होल स्टोरी। जी। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं मैं। और स्वाति जी, आपका भी अभिनंदन है कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट और इस वीडियो के लिए चुना और आज ये बात करने का अवसर प्रदान किया। देखिए दोस्तों, ये बहुत से मैं जब इंटरव्यूज देता हूं तो एवरेस्ट, देखिए एवरेस्ट प्रसिद्ध है, एक बहुत प्रसिद्ध पर्वत है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8,848.20 मीटर और फिट में 29,035 फीट। एक अद्वितीय भव्यता, पिरामिडीय आकृति लिए हुए एक ऐसा पर्वत जिस पर चढ़ने की चाह हर एक पर्वतारोही को होती है। मैं आज जिस स्थान पर बैठा हूं, इस स्थान का नाम करीरी है। अपने आधार शिविर पर तकरीबन 6,500 फीट की ऊंचाई पर बैठा हूं मैं और आपसे आज बातचीत कर रहा हूं। मेरा सफर शुरू हुआ सन 2000 से, जब ऑपरेशन विजय की प्रथम वर्षगांठ थी। उस दिन रक्षाबंधन थी और 15 अगस्त थी। मैंने एक साइकिल एक्सपीडिशन शुरू किया। मेरा गृह नगर है चूरू, राजस्थान में चूरू, भारत की प्लेन्स के अंदर सबसे गर्म जगह और सर्दियों में सबसे ठंडी जगह, जहां सिर्फ थार का मरुस्थल है और बीच में ये नगर है। आसपास ना कोई पर्वत है और ना कोई नदी है, ना कोई नहर है, ना कोई जल है। लोग बड़ा अविश्वास करते हैं कई बार और बड़ा आश्चर्य करते हैं कि मैंने ऐसे खेलों को चुना जिनका मेरे जन्म स्थान से प्रकृति का कोई सामीप्य नहीं था। और बेशक मुझे मेरे गृहनगर ने फाइट करना सिखाया, वहां के टेम्परेचर ने, वहां की टोपोग्राफी ने, वहां की ज्योग्राफी ने। और ये सफर शुरू होता है सन 2000 से, जब ऑपरेशन विजय की प्रथम वर्षगांठ पे 15 अगस्त सन 2000 को मैं एक साइकिल एक्सपीडिशन पे रवाना हुआ। और 1 महीने के साइकिल एक्सपीडिशन पे मैंने पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर पार करते हुए लद्दाख, करगिल गया पहले, टाइगर हिल, तोलोलिंग देखी और खरदुंगला दर्रा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तात्कालीन 18,380 फीट की ऊंचाई पर साइकिल द्वारा पहुंचा। और वहां पर मैंने भारतीय तिरंगा फहराया जब मैं पौने 17 साल का था, मेरी आयु थी। और यहीं से शुरू हुई मेरे पर्वतारोहण की और पर्वतों से प्यार की दास्तान। एवरेस्ट हर पर्वतारोही का एक सपना होता है, भले ही वो सिद्ध से ज्यादा प्रसिद्ध हो। उस समय आज जितनी सुविधाएं नहीं थी जिस समय मैं एवरेस्ट चढ़ा। मैं चयनित हुआ 2008 में और चीन की तरफ से मैं चढ़ने वाला था और ओलंपिक सुरक्षा के कारणों से उसे रोक दिया गया। फिर 2009 में मुझे कोई प्रायोजित नहीं मिला, स्पॉन्सर नहीं मिला, पर फिर भी मैंने एवरेस्ट के लिए एक 8 सदस्यीय दल के अंदर खुद को तैयार किया। मैं सेलेक्ट हुआ, लीडर थे फिनलैंड के।
और 15 मार्च 2009 को मैं माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए रवाना हुआ। और एवरेस्ट जो है वो मेरा 65 से 70 दिन का अभियान था। तत्कालीन एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, तो उसके फाइनल मैच में उनके कोच कहते हैं कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल 70 मिनट। अब तुम्हें आज के मैच में क्या परफॉर्म करना है ये तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा कर्म और तुम्हारी परफॉर्मेंस बताएगी। तो मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला था और मैं पर्सनल लोन्स लेके ऑन दैट टाइम, आप किसी की कोई लड़का कॉलेज पास आउट होता है तो उससे अपेक्षाएं होती हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर है, वो रेलवेज में ऑफिसर बनेगा, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, या फिर वो कृषि करेगा, कोई कलाकार बनेगा। तो मेरा फील्ड बड़ा अलग था। और एक कॉलेज पास आउट व्यक्ति का उस समय में 25 से 30 लाख रुपए पर्सनल लोन लेके एवरेस्ट में इन्वेस्ट करना, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, ये एक जुनून था। हम चढ़ पाएंगे या नहीं नहीं चढ़ पाएंगे ये भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारा प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हम 12-13 दिन में ट्रैकिंग करते हुए आधार शिविर पहुंचा मैं 4 अप्रैल सन 2009 को। पहुंचा तो मैंने खुद को थोड़ा बीमार महसूस किया, क्योंकि मैं आवश्यकता से तेज क्लाइम करता हुआ चला गया था। मुझे वापस 2 दिन नीचे उतरना पड़ा और आराम करके फिर वापस ऊपर आना पड़ा। माउंटेन में कहते हैं कि डोंट बी गामा ऑन द लैंड ऑफ लामा। जो पहलवान है, मस्कुलर पावर वाले हैं, वो पहाड़ नहीं चढ़ते। अच्छा। एक फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग भी है कि जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो अपने प्राणों को दांव पर नहीं लगा सकता, और ये सत्य भी है। तो ये माहौल चला और मैंने एक्लेमेटाइजेशन किया बेस कैंप। प्रथम बार जब कैंप 1 पर गया तो ऐसा लगा कि बदन से पूरी ताकत निकल गई है, मैं पहुंच नहीं पाया और तकरीबन आधे रास्ते से वापस आया। आने जाने में मुझे 8-10 घंटे लग गए, जो कि बहुत ज्यादा समय था। वापस आने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया बेस कैंप पे जी। और फिर अगली बार गया और मैं आधा कैंप 1 तक पहुंचा, खुम्बू ग्लेशियर, खुम्बू आइसफॉल को पार करके। और वहां पहुंचने के बाद में मैंने अपना सामान रखा, टेंट लगाया और वापस आया। फिर 3-4 दिन बाद में मैं फिर कैंप 1 पर पहुंचा और एक रात्रि वहां पर विश्राम किया, ताकि मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क ऊंचाई के इलाकों के प्रति एक्लेमेटाइज हो जाए। ओके। आप चढ़ते थे और फिर वापस आते थे, फिर वापस चढ़ते थे, दैट इज द प्रोसेस। जी, दैट इज द प्रोसेस। हम पहले उस एरिया में जाएंगे और 1 घंटा रुकेंगे। जी। वायु दाब बहुत ज्यादा होता है। टेंट लगाया, वहां पे सामान छोड़ा और वापस आधार शिविर। फिर अगली बार फिर वहां से जाएंगे, फिर एक रात्रि वहां पर सोएंगे, जी। फिर वापस आएंगे। फिर तीसरी बार जाके फिर कैंप 2 पे सेम प्रोसेस रहेगा। इससे वातावरण अनुकूलनशीलता स्थापित होती है। ओके। तो कैंप 2 पर जब वापस पहुंचा तो दूसरी बार जब गया तो पता चला कि जेट स्ट्रीम चालू हो गई। जेट स्ट्रीम कहते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज जब हवाएं चलती हैं जेट की स्पीड से, तो उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो मैं सिर्फ सामान रखने के लिए गया था, मेरे पास एक एक नूडल्स और चॉकलेट्स थी खाली 2-3। जी। तो तूफान आरंभ हो गया। वो 4 दिन 4 रात लगातार चला। मैं फंस गया वहां पे और बड़ी मुश्किल से खुद को मैंने स्थिर रखा और 4 दिन बाद उतर के बेस कैंप आया। मैं बड़ा घबराया हुआ था कि 0 से 35 डिग्री से ऊपर तापमान। 0 से 35 डिग्री एक दिक्कत नहीं है, वो रशिया में भी होता है, लेकिन हाइट, हाय। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैटर्स ए लॉट। जी। फिर मैंने तकरीबन 7 मई को, जब बुद्ध पूर्णिमा आने वाली थी, तो कोशिश की कि मैं चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता हूँ। कुछ बंधु थे शेरपा कम्युनिटी के, वो भी रूट सेट करने वाले थे, तो मैं उनके साथ गया। और काफी ऊंचाई पे जाने के बाद बहुत तेज तूफान आया और मैं उखड़ के वहां से गिरा काफी दूर। मतलब स्थिति थी, एक छोटा सा एक्सीडेंट था और मैं नीचे आया। आने के बाद बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई कि मैंने अटेम्प्ट किया और ये अजीब सा रहा, कुछ मतलब परिणाम नहीं मिला। फिर मैं फाइनली 17 मई को बेस कैंप से अपने इष्ट देव को याद करके और फिर रवाना हुआ और सीधा कैंप 2 पहुंचा और अगले दिन कैंप 3। कैंप 3 जो है वो 24,500 फीट की ऊंचाई पर है जी। और उससे पहले एक 60 डिग्री की वॉल आती है जिसको बोलते हैं लहोत्से फेस, लहोत्से की दीवार। ओके।
जब हम उसे क्लाइंब करते हैं तो 60 डिग्री की दीवार पे आप दोनों टांगों के बीच में से नीचे वाले क्लाइंबर को देख सकते हैं। अच्छा। ऊपर से अगर 20 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा भी टूट रहा है तो बुलेट की स्पीड से आता है। ओह। वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो कैंप 3 तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब हो गई और मुझे लगा आई एम क्लोजर टू डेथ। ऑन द माउंटेन्स हेलुसिनेशन भी होता है। यू बिलीव that your mind is sharp in the higher mountains, but it's not. Your heart beat like drum in the monasteries. You can smell your blood. और अच्छा। मैंने अंदर वाले ग्लोव्स से बाहर वाला जो ग्लोव्स होता है उसको खोल के अंदर से सैटेलाइट फोन निकाला और लैंडलाइन नंबर पे मैंने अपनी मदर को बुलाया। तो मदर ने अच्छा। मेरा फोन उठाया लैंडलाइन पे मेरे गांव में। तो उनको पता था कि मैं जूझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ मुश्किल दिक्कत है। तो हम्म। बड़ा फिल्मी सा दृश्य है कि जब कोई स्टेडियम में खेल रहा होता है और हम्म। लोगों की करतल ध्वनि है तालियों की, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो। तो ये पंक्तियां मेरे लिए एक बहुत एनर्जी देने वाली बनी और मैंने अपने टेंट लगाया। मेरी उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट के पास थी। मैंने थर्मस खोला, अपना शेक गर्म पानी की चाय निकाली और चारों उंगलियां मैंने उसमें ढक्कन में डाली। मेरी उंगलियां कटते हुए बची, मैं बच गया। ओके। रात को बॉडी के टेम्परेचर लिया, मुझे पसीना आया इतनी सर्दी में भी। कैंप 3 का जो टेंट है वो ऐसा होता है जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो। इतनी स्लोप होती है 60 डिग्री की, 50 डिग्री हम्म। की, कि आपको सिर ऊपर और पाँव नीचे लटका के सोना पड़ता है। इट इज ए हैंगिंग कैंप, लाइक ए हैंगिंग कैंप। अरे बर्फ बाप रे। पूरी नीचे, पूरा आइस फॉल। मैं रात हम्म। को सोया, सुबह उठा और सुबह फ्रेश होके 4 बजे, मैं 5 बजे फिर रवाना हो गया वहां से 4 बजे। और अब मैं चल रहा था साउथ कॉल की तरफ। साउथ कॉल पृथ्वी का सबसे कठोर जगह है जिसकी ऊंचाई 26,000 फीट है। इसको कैंप हम्म। 4 भी कहा जाता है। यहीं से अच्छा। एवरेस्ट की फाइनल चढ़ाई आरंभ होती है। हम्म। तो मैं साउथ कॉल से पहले एक 100 फुट ऊंची एक चट्टान है जिसको येलो बैंड कहा जाता है माउंट एवरेस्ट पे। हम्म। एवरेस्ट की पिरामिडीय पहाड़ पर पत्थर पर एक येलो कलर की रॉक बैंड मारती है चारों तरफ। अच्छा। तो उस येलो बैंड के पास में पहुंचा तो क्रैम्पॉन रगड़ रहे थे क्योंकि इतना खड़ी चढ़ाई है कि बर्फ टिकती नहीं है चट्टान पर। तो मैंने संघर्ष करते हुए फिक्स रोप के साथ उसको क्रॉस किया और ऊपर क्लाइंब किया। ऊपर क्लाइंब करके मैं साउथ कॉल पहुंचा तकरीबन दोपहर को 2 बजे। और मैंने जाके अपना वहां टेंट लगाया। टेंट लगा के क्रैम्पॉन, जो मेरे 2.5-2.5 किलो के जूते हैं उनके बाहर जो टाइटेनियम के स्पाइक्स फ्रेम होता है मेटल का, हम्म। उसको खोला ताकि टेंट ना फट जाए। और अंदर जाके कुछ आराम किया। आराम क्या है, 26,000 फीट पर ऑक्सीजन आपको तरसते लेनी होती है। हम्म। मैं एक बात और बताना आपको भूल गया कि साउथ कोल पहुंचने से पहले तकरीबन 25,000 फीट की ऊंचाई पर मैंने अपना, मेरा दम घुट रहा था। मैंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था, सिलेंडर उठा रखा था। अचानक अचानक से पीछे मेरी टीम के शेरपा लाकपा रांगडू आए। क्योंकि मास्क लगाने के बाद आपकी स्थिति गणेश जी की तरह हो जाती है। आप 20 फुट आगे तक का जज करना पड़ता है आपको। मेरे पास पुराने मॉडल का मास्क था, आजकल तो छोटे मास्क आ गए हैं। तो आप 20 फुट आगे क्या करना है वो आप नीचे झुक के नहीं देख सकते जमीन पे। अच्छा। तो जब मेरा दम घुट रहा था तो उसने आके मुझे मूक भाषा में बताया। उसने कहा कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर उठा रखा है, मास्क लगा रखा है, लेकिन आपने अभी तक रेगुलेटर को ऑन नहीं किया है। ओह। तो मुझे घबराहट हुई। तो मैंने रेगुलेटर को, उसने ऑन किया। मेरे खुद का रेगुलेटर खुद ऑन नहीं किया जाता, उन्होंने ऑन हम्म। किया पीछे से। जी। 2 मिनट में इमोशंस आ गए। प्राण वायु ऑक्सीजन क्या होती है ये, मैं ना उसमें कोई, उसका कोई रूप होता, ना गंध होती, ना उसका कोई रंग होता। लेकिन अगर हम अपने मुंह को, नाक को बंद कर लें 30 सेकंड के लिए भी, तो आप समझ सकते हैं कि प्राणवायु किसे कहते हैं। हम्म। जीवन में जल से भी पहले जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो जैसे ऑक्सीजन आई, इमोशन आ गए। मैं इमोशनल हुआ, हेडेक कम हुआ। मुझे आभास हुआ कि मैं कहाँ क्लाइम कर रहा हूँ, किन स्थितियों के अंदर हूँ। और साउथ कॉल में पहुंचा और मैं टेंट में खुद को बिठाया और सारी तैयारियां करके शाम को अपने फ्लास्क में मैंने गर्म पानी जूस के साथ में किया। एक इम्पोर्टेड स्विस फ्लास्क था जो कि -48 में भी काम करता है वो। और अपनी ऑक्सीजन सप्लाई चेक की। और रात को 8:50 पे हम्म। मैं अपने शिविर से रवाना हो गया।
अंधेरे में और हेड टॉर्च की रोशनी में मैं क्लाइंब करना मैंने शुरू किया। तकरीबन 2-3 घंटे खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद में मैं रात को 12 बजे मैंने देखा कि और रोशनियां पीछे छूट गई हैं। आप हेड टॉर्च की रोशनी में काम करते हो। हुँ, एंड हुँ। आई वॉज सो इनोसेंट ऑन दैट टाइम कि मैं ये भी भूल गया था कि मैं तेज क्यों चल रहा हूँ। मैं तेज इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरी बॉडी उस समय फिट थी। मैंने कई लोगों को ओवरटेक किया फिक्स रोप पे, जो लोग बहुत धीरे चल रहे थे, क्योंकि आप धीरे भी नहीं चल सकते किसी का इंतजार करके हुँ, हुँ। पहाड़ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। 6 से 7 सिलेंडर चाहिए होते हैं एक व्यक्ति को माउंट एवरेस्ट में। अच्छा। मेरे पास स्पॉन्सर भी कम थे, तो मैं कुल 3 सिलेंडर लेके गया था। ओह! तो मैंने पहला सिलेंडर उठाया साउथ कॉल से। एक जगह है, रात को 12-1 बजे के बाद आई बालकनी। बालकनी में जाके मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खोला और भरा हुआ हुँ, हुँ। सिलेंडर दूसरा लगाया और भरा हुआ सिलेंडर एक वहीं रख दिया, ताकि आते समय मैं उसको यूज कर लूं। ये एक जुआ था। फिर वहां से मैंने ओ क्लाइम करना शुरू किया अच्छा। और अपनी हेड टॉर्च की रोशनी में 1 बजे के बाद मैंने देखा कि मुझे नीचे, क्योंकि रात को गोगल्स लगा नहीं सकते और मेरी पलकों पे बर्फ के टुकड़े जम गए थे। मेरी आई लिशेस भारी हो गई थी और ऑक्सीजन मास्क के आगे बिल्कुल गणेश जी की तरह सूंड मॉइस्चर टपक के सूख गया, जम गया था। मैंने उसे तोड़ा नहीं और मैं क्लाइम करता रहा। मैंने अपनी हेड टॉर्च की रोशनी में देखा कि मैं जिस जहां क्लाइम कर रहा था, मेरे राइट साइड में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और लेफ्ट में भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सारे 33 कोटि देवी देवताओं को याद किया और सुबह तकरीबन पौने 4 बजे जब चीन की तरफ से सूर्य उदय हुआ, गुलाबी रोशनी, बेबी पिंक कलर का सूर्य जब भगवान ने दर्शन दिए, तो मैंने देखा कि मैं जहां से चल रहा था वो धार सिर्फ 2.5-3 फीट चौड़ी थी। मेरे सीधी तरफ 13,000 फुट चीन और मेरे बाई तरफ 9,500 हुँ, फुट नेपाल था। मैं एक रिज पर चल रहा था, ओके। रिज के ऊपर, एक धार के ऊपर। आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव नहीं था? रात को अंधेरा था। मैं देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ चल रहा हूँ और मैं चलता गया हेड टॉर्च की रोशनी में। सुबह देखा तो अस्तित्व भी कांपा, लेकिन मैंने ओके। ध्यान अपना पूरा ऊपर लगा के रखा। तो मुझे एक चोटी जैसी दिखाई दी और मैंने अपनी एनर्जी को लगा दिया। जब मैं उस चोटी पर पहुंचा तो पता चला वो साउथ समिट था, ना कि शिखर। दैट इज शोल्डर ऑफ माउंट एवरेस्ट। वहां से फिर हमने क्लाइंब किया। एक चट्टान दिखी मुझे 45 फीट ऊंची, जिसको मैंने किताबों में पढ़ा था और देखा था। उस चट्टान को बोलते हैं हिलेरी स्टेप। ये फाइनल, चोटी से पहला का फाइनल बहुत बड़ा एक बाधा है, ऑब्स्टिकल है। उसको मैंने कुछ ही देर में, क्योंकि हुँ, बर्फ नहीं हुँ। टिकती, क्रैम्पोन चट्टान पर रगड़ रहे थे तो चिंगारियां निकल रही थी और रस्सियों में फंसने का डर था, इतनी सारी फिक्स रोप थी। मैंने वहां से क्लाइंब करना शुरू किया और सिर्फ 100 मीटर बचे थे। एंड इट वॉज द लॉन्गेस्ट 100 मीटर ऑफ माई लाइफ। मैंने उन 100 मीटर को बड़ी मुश्किल से पार किया ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और 6:15 पे मैं, दिन बुधवार 20 मई 2009 को, मैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था। अचानक मैं वहां पहुंचा और सामने चाइना की तरफ से दूसरे एक फ्रेंच क्लाइंबर आए थे। उन्होंने देखा कि मेरी सांस धौकने की तरह चल रही थी, मैं ऑक्सीजन का बहुत कम यूज कर रहा था और उसने मेरी ऑक्सीजन सप्लाई को तेज किया। आई वॉज फाइटिंग फ्रॉम डेथ। तो मेरे इमोशन आ गए अच्छा। और मैंने देरी ना करते हुए, एक मिट्टी का कलश था जो मैं भारत भूमि से, राजस्थान की मरुधरा से लेके गया था, उसको मैंने एवरेस्ट के शिखर पर उंडेला, उस मिट्टी को। और देरी ना करते हुए मैंने भारतीय तिरंगा 6:18 पे, मैंने विश्व के शिखर पर भारतीय तिरंगे को, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को मैंने फहरा दिया। फिर फोटोग्राफी शुरू हुई और उसके बाद मैंने सैटेलाइट फोन निकाल के मेरी मदर से बात की और मदर को कहा मैंने, दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला जेट विमान भी नीचे से उड़ रहा है। मैं परम पिता परमात्मा से नीचे और विश्व में सबसे ऊपर खड़ा हूं। और मैंने 55 मिनट वहां पर बिताई। श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आई कि ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई देना, पर इतनी भी मत देना कि मैं जमीन के तहे को देख ना सकूं। क्योंकि मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया था कि जब आप हीरो बनते हैं, जब आप प्रसन्नता के शिखर पर होते हैं, आनंद, तो आपको उतना ही ज्यादा ध्यान रख देना पड़ता है। क्योंकि अब उतरना भी था। उतराई बहुत मुश्किल होती है। मेरे घुटने का पहले ऑपरेशन 2006 में हो चुका था, कॉन्ड्रोमलेशिया का। मेरा घुटना टूट चुका था पहले 2006 में।
ये तो एक मैं न्यूज़ वहां है। से मेरे जो, हाँ, ये 2006 में मैं एक पीक क्लाइम कर रहा था एडवांस कोर्स के दौरान, डीके डी 2, द्रौपदी का दंडा 2। 20,000 फीट की चोटी है, 19,400 फीट की। तो मेरा घुटना टूट चुका था उसपे, तो डॉक्टर मना कर चुके थे मुझे कि आप चढ़ नहीं पाओगे। तो उसके बाद मैं धीरे उतराई मेरी धीरे होती है, मैं चढ़ाई तेज कर लेता हूँ। तो आज भी मैं उतरते समय धीरे उतरता हूँ। तो मैंने उतरना शुरू किया, लेकिन फिर भी अच्छी गति लेते हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उतरना। रस्सी, फिक्स रोप को पकड़ा, कभी पेट में गांठ लग गई रस्सी, कभी रस्सी अटक गई। बहुत मुश्किल से मैं वापस साउथ कॉल पहुंचा 12:30 बजे, जब विश्व के अन्य दलों के बहुत प्रसिद्ध पर्वतारोही एवरेस्ट क्लाइम करने करने वाले थे। तो मैं वहां से उतरा, और उतर के फिर मैं साउथ कॉल पहुंचा। ऑक्सीजन मेरी खत्म थी, तकरीबन चौथाई सिलेंडर बचा था। तो मैंने मास्क हटा के अपने टेंट में उसको, ऑक्सीजन पाइप को लीक कर दिया कि मैं इसको लेता रहूंगा। पेम्बा अच्छा। शेरपा वहां पर पहुंचे थे 12 बजे। मुझे लग रहा था मेरी बॉडी ठंडी पड़ रही है, मैं शायद जीवित ना रह पाऊं, एवरेस्ट से उतरने के बाद सफलतापूर्वक। हुँ, तो हुँ। 12 बजे से 2 बजे तक मैंने और पेम्बा ने अ, एक दूसरे को मुक्के मारे, ताकि हम ब्लड गर्म रख सके, लाइव रह सके। हुँ, हुँ। और 2 बजे के बाद मुझे बेटर फील हुआ। ये एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस है, जिसको मैं अपने पुस्तक में कभी बड़े शब्दों के साथ डिस्क्राइब करूंगा, लंबे शब्दों के साथ उसको मैं, क्योंकि संक्षेप का वर्णन नहीं है ये। जी। फिर सुबह उठ के मैंने वहां से अपना टेंट निकाला और खाली ऑक्सीजन सिलेंडर ली। मैं हुँ, सभी हुँ। अपने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वापस नीचे पहुंचा, कैंप 2 पर। और अगले दिन उतरता हुआ 23 मई 2009 को मैं आधार शिविर पहुंचा, जहां पूरा दल मेरा बाट जो रहा था, मेरा रास्ता देख रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। सब लोगों ने मुझे गुलाल लगाया। लाइजर ऑफिसर जो थे उन्होंने पुष्टि की, बहुत खुश हुए, और उन्होंने मेरा प्रस्ताव भेजा। और मैं वापस उतरा, और मुझे 29 मई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस के अवसर पर मुझे सगरमाथा स्वर्ण महोत्सव पदक से सम्मानित किया गया, क्योंकि मैं अपने हुँ, हुँ। खाली ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लेके आया, मैंने कचरा नहीं फैलाया वहां पे। तो अच्छा। एवरेस्ट से उतरा, जीवन बदल चुका था, लोगों का नजरिया बदल गया था, लोगों का देखने का तरीका अलग हो गया था। लोगों ने बहुत सम्मान, प्यार, पुरस्कार, बहुत कुछ दिया सरकार ने और मुझे लोगों ने। उसके बाद माँ ने कहा कि जब पानी चलता है तो साफ रहता है, रुकने पर वो उथला हो जाता है। माँ बहुत सुंदर बातें करती हैं आपकी, सही समय पे सही दिशा देने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कॉन्क्रीट बनाया बचपन से, बहुत हार्डमैनशिप उन्होंने मेरे अंदर और डिसिप्लिन दिया। आज हम कृतार्थ है, कृतज्ञ है उनके प्रति। उस समय तो हमें कई बार बुरा भी लगता था, क्रोध भी आता है, लेकिन उन्होंने जो तैयार किया, तो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम उनका धन्यवाद कभी दे नहीं सकते इस जीवन में। फिर आने के बाद मैंने 15 अगस्त 2010 को अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पहाड़ है, किलिमंजारो, और टेक्निकली वो बहुत टफ नहीं है, ट्रैकिंग पीक है, लेकिन हिमालय से अलग तजुर्बा है उसका, हिमालय से अलग एक्सपीरियंस होता है वहां पे। तो क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलता है बार बार। फिर वहां से आने के बाद मैंने अपना संगठन आरंभ किया, एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी और कैंप इंडिया एडवेंचर्स। और मैंने प्रण लिया कि मैं हमेशा युवाओं के साथ, किशोरों के साथ और एडवेंचर का काम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। एक अपने नेशन को लेके जागृति हो, अपने इंडिया को लेके वो उसकी हिस्ट्री को जाने। और आज एंड्रॉयड की जिस दुनिया में हम काम कर रहे हैं, उंगली पे दबाते ही खाना आ जाता है, टैक्सी आ जाती है, शॉपिंग हो जाती है। तो यूथ का, हम लोगों का जो सब्जेक्ट आपने आज इस पॉडकास्ट से पहले मुझे बताया, कि हम लोग ग्राउंड से दूर हो गए हैं, ग्राउंड्स हमारे पास नहीं रहे हैं। एलर्जी, एसी में बैठते हैं, एलर्जीज हो रही हैं, टीवी पे, मोबाइल पे आंख लगी रहती है, आराम फरोश हो गए हैं। तो हम नदियों के पास नहीं जाते, हम पेड़ों के साथ नहीं रहते, हम रेगिस्तान में नहीं जाते। तो एलर्जीज बढ़ गई हैं हमारे अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि हमें साल में 2 बार, और 2 बार संभव नहीं है तो एक बार, एक हफ्ता, 10 दिन प्रकृति की शरण में कैंपिंग करनी चाहिए, कभी सेल्फ कुकिंग कुकिंग करनी चाहिए। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, तो अक्सर मेंटल
परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। जीवन की छोटी-मोटी परेशानियाँ रहती हैं जिनको उन्होंने अपने मस्तिष्क के अंदर एक पहाड़ की तरह बड़ा बना लिया रहता है। उसमें से एक सबसे बड़ा इमोशन रहता है डर, दूसरा है स्ट्रेस, आपका कल कैसा होगा इस बात का स्ट्रेस। और मैं देख रही हूँ कि आपने जो बहुत अच्छी बात करी खाने-पीने के ऊपर लेकर के, आजकल इतनी बीमारियाँ, ओबेसिटी, हम वेट लॉस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन हम नेचर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि एक डर है और हमें लगता है कि ये कोई एक बहुत अ, अद्वितीय सी चीज़ है, हमारे अंदर गुण नहीं है कि हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकें या ये बहुत डरावना है। इस विषय पर आप कुछ बताएँ? एक शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। पहाड़ में आप अनुशासन मर्यादा से चलिए, पहाड़ आपको हमेशा फल ही देंगे। पहाड़ आपके स्ट्रेस जी, को दूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं स्थावरानाम हिमालया, कि अर्थात अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। और कवि कालिदास कहते हैं कि मानव पृथ्वी को मापने के लिए किसी मापदंड की स्थापना कर दी गई हो। तो हिमालय से श्रेष्ठ कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। यहाँ पर सब औषधियां हैं। आप ऊंचाई पर जाते हो तो ऊंचाई से भय खत्म होता है। आप घाटियों को देखते हो, आप बागों को देखते हो। आप ऊंचाई पर जाते हो, आपको प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन। मैं जहां बैठा हूँ चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, जंगल है, नदी बह रही है। बहती नदी के पास जहाँ कचरा बिल्कुल नहीं है, जहाँ ट्रैफिक की आवाज नहीं है, चारों तरफ अखरोट के पेड़ और देवदार के जंगल हैं, उस नदी की ध्वनि में और किसी चट्टान पर बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि हमें कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद आता है। सिद्ध और प्रसिद्ध क्या चीजें हैं। एक बार अच्छे स्थान का अनुभव आप करेंगे, तब नीचे जाने के बाद आंख में जलन होती है, पता चलता है कि हम किस पॉल्यूशन के अंदर हम लोग रहते हैं, किस पॉल्यूटेड जगह पे हम लोग सांस लेते हैं। अगर हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, यूरिया युक्त सब्जियां जा रही हैं, पेट में दूध दही शुद्ध नहीं जा रहा है, केमिकल्स वाली चाय कॉफी हम पी रहे हैं, एसी में हम बैठे हैं, तो विचार शुद्ध कैसे हो सकता है? जब इनपुट अच्छी नहीं है तो आउटपुट कभी अच्छी नहीं होगी। और इनपुट अच्छी नहीं है, मैं खुद भी इसका जी। शिकार हुआ हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो लेकिन आप एक बार आके देखिए, आप जो कह रहे हैं कि तनाव, डिप्रेशन, चिंता, भय, ये तभी तक होता है जब तक हम उस माहौल में हैं। जैसे ही हम उस माहौल को छोड़ते हैं, तो नेचर आपको रिवाइव करती है। कि अब एंटीबायोटिक का ज़माना है, आजकल एक दिन हमें बुखार होता है या जुकाम होता है, हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो बॉडी खुद भी तो हील अप चिकित्सा करती है, उसका मुकाबला नहीं होता। तो जी। यहाँ प्रकृति के अंदर जो चिकित्सा है वो नेचुरल है, ऑक्सीजन की है, पेड़ पत्तों की है, नदियों की है, ग्लेशियर से आई बहती पहाड़ी नदी के पानी की है, जिसको पी के भूख भड़क जाती है, आपका पेट साफ हो जाता है। तो इस प्रकार हम नेचर की शरण में रह के खुद को हम रिवाइव कर सकते हैं। और जिसने उसका स्वाद नहीं चखा है, वो नहीं बता सकता है कि हम किस हीरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हम अपने आप को बहुत धनी महसूस कर बेशक, रहे हैं कि बेशक। हमारे पास एसी है, हमारे पास एक जी, फ़ोन पर सब कुछ आ जा रहा है। लेकिन असली धन जो नेचर में छुपा हुआ है, उससे बढ़कर मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। और उसके साथ हमें तनाव, सब जी, चीज़ों से यदि मुक्ति मिल रही है और जीवन में इतना कुछ प्लस मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानना चाहते हैं। हम पार्ट जी, 2 में इस विषय पे बात करेंगे कि क्यों लोग जी, नहीं जा पा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, और आपके कैलाश मानसरोवर के अनुभव के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर पार्ट 2 पे हम जी, एफ एंड क्यूज जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, और आप जो भी हमारे दर्शक या आप हमसे पूछना चाहें। बहुत ही खूबसूरत अनुभव हमने सुने, और खूबसूरत के अलावा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतने रोमांचक अनुभव कहूँगी मैं, और इतनी ज्ञान की बातें आज हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में और आपकी रोमांचक जीवन के बारे में जो सुनी, बहुत ही प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए जो घर पे बैठे रहते हैं और जिन्हें अपने जीवन से कुछ अपेक्षाएँ हैं। उन्हें चाहिए कि उनका मोटापा कम हो जाए, उनका स्ट्रेस दूर हो जाए, पर उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है कि इतने खूबसूरत तरीके से नेचर के पास, पहाड़ों के पास पूरा
भंडार है, खजाना है, जहाँ पर जाकर के हम उसे आसानी से पा सकते हैं। पर आपका एक और पहलू है जिसे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। वो हम अगले सेशन में आपसे बात करेंगे, कैलाश मानसरोवर और उससे जुड़ी आपकी गतिविधियों और उससे जुड़े आपके अनुभवों के बारे में। सो एवरीबॉडी, don't forget to tune in next time and be excited to listen more such insight about Kailash Mansarovar and about the wonderful personality that Gaurav Sharma is. So see you next time. Till then, bye.